आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो लुक बैक इन एंगर को लेकर के बात करेंगे। लुक बैक इन एंगर के जो वी नो कि जॉन ऑसबर्न का एक वर्क है और काफी इम्पोर्टेंट वर्क है। तो सीधे से अगर ये मैं कहूँ कि व्हाइट बोर्ड को शेयर करते हुए मैं बात करूंगा, तो जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड। या आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे लुक बैक इन एंगर, जो जॉन ऑस्बर्न का प्ले है, उसको लेकर के अभी मैंने एक चीज शेयर किया था। एंड दैट इज उससे रिलेटेड एक मैटर मैंने शेयर किया हुआ है। आई थिंक कि वो व्हाट्सएप ग्रुप Yes, पे जो आपको या जो व्हाट्सएप yes, sir, ग्रुप है we उस पे have got होगा। it. ओके Yes, sir, ओके we have got it. ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। एक तो सबसे पहला चीज कि इस पार्टिकुलर चीज को लेने से पहले जो आपका जॉन ऑस्बर्न है उस पर बात करने से पहले, अ, या लुक बैक इन एंगर पर बात करने से पहले थोड़ा सा एक नजर जॉन ऑस्बर्न पर डाल लेते हैं। अ, जॉन ऑस्बर्न, OSBORNE। व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन ऑस्बर्न, 1929 में जन्म हुआ है। 1994 में इनकी मौत हुई है। whenever you talk about this man, रिमेम्बर दैट कि यह एक ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जो मॉडर्न एज के में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन मॉडर्न एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज में भी उनके कुछ वर्क आते हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी 1994 में हुई है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में। और वो पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न एज में आते हैं। 1929 में इनका जन्म हुआ, 1994 में इनकी मौत होती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो इनके जो फादर थे उनका नाम था टॉमस गॉडफ्रे ऑसबॉर्न। टॉमस गॉडफ्रे, GODFREY, गॉडफ्रे ऑसबोर्न। ऑसबोर्न उनके फादर थे। उनकी माँ का नाम नेली बेट्रिस था। NELLI, नेली बेट्रिस, BEATRICE। इसके अलावा अगर आपको याद होगा कि उनके जो वर्क है वो मैंने शेयर किए हुए हैं। बट एक नजर में मैं ऐसे ही बोलते रहा हूँ कि लुक बैक इन एंगर रहा है, अ पोर्ट्रेट फॉर मी, द इंटरटेनर, इनएडमिसिबल एविडेंस, एपिटाइफ फॉर जॉर्ज डिलन, द होटल इन एम्स्टर्डम, द वर्ल्ड ऑफ पॉल क्लिके। सो व्हेन यू गो, तो ये सारी की सारी चीजें, टॉमस गॉडफ्रे ऑसबर्न उनके फादर का नाम, नेली बेट्रिस उनकी माँ का नाम। तो यहाँ पे बहुत उनकी लाइफ को लेकर के नहीं बात करनी है। उनके वर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है। लेकिन फिर भी एक नजर में मैं आपको बता दूं कि हिज वर्क, स्पेशली जो उनके ड्रामा है, उनमें से पहला लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर, 1956। नंबर टू, अ पोर्ट्रेट फॉर मी। अ पोर्ट्रेट फॉर मी, 1965। थर्ड, द इंटरटेनर। द इंटरटेनर, 1957।
फोर्थ, inadmissible evidence, inadmissible evidence, 1965। पांचवा, एपिटैफ फॉर जॉर्ज डिलन, एपिटैफ फॉर जॉर्ज डिलन, 1958। सिक्स, द होटल इन एम्स्टर्डम, द होटल इन एम्स्टर्डम। द होटल इन एम्स्टर्डम 1973 में, 1973। सातवां, द वर्ल्ड ऑफ पॉल स्लिकी, द वर्ल्ड ऑफ पॉल स्लिकी, PAUL, स्लिकी, SLICKEY, SLICKEY, 1959। सो यू फाइंड दीज वर्क्स। तो एक बार मैं दोबारा जितने भी वर्क्स मैंने बताया है उसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। व्हाट वी हैव टेकन हिज वर्क्स। जॉन ऑसबर्न के वर्क्स को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। एक वर्क उनका लुक बैक इन एंगर जो हमारे यहाँ सिलेबस में है, 1956 में आया है। दूसरा वर्क है अ पोर्ट्रेट फॉर मी, 1965 में। तीसरा है द इंटरटेनर, 1957 में। कुछ लिखना नहीं, बस आपको केवल समझना, सारा पॉइंट्स मैंने लिख करके भेजा हुआ है। उसके बाद है इनएडमिसिबल एविडेंस, 1965। एपिटैफ फॉर जॉर्ज डिलन, 1958। द होटल इन एम्स्टर्डम, 1973। And then you find the world of Paul Silicky, 1959। अब सवाल ये उठता है, हमें लेना क्या है? हमें जो कवर करना है, जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर कवर करना है। लुक बैक इन एंगर को जब हम लोग लेकर के बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है? सबसे पहला चीज की लुक बैक इन एंगर एक प्ले है जो 1956 में जिसका प्रीमियरिंग होता है, 1957 वो पब्लिश होता है। 1956 में लोगों के बीच में आ जाता है। प्रीमियरिंग का मतलब कि इसका परफॉर्म स्टेज पर इसका परफॉर्मेंस होता है या लोगों के बीच में इसको दिखाया जाता है। तो इसका प्रीमियरिंग 1956 में होता है, 57 में ये पब्लिश होता है। लेकिन इसमें जिस चीज को लेकर के लिया गया है वो कौन कौन सा चीज है? सबसे पहला चीज की ये जो प्ले है, थ्री एक्ट में। कितने एक्ट में? थ्री एक्ट प्ले है। इस प्ले में एक चीज ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वर्ल्ड वार के बाद की जो सिचुएशन है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस, वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस, CES। कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन, ANGRY, एंग्री यंग मैन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब तीन चीजें मैंने आपको बताया, उन तीनों चीजों को मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। मैंने तीन चीजें क्या बताई है? मैंने तीन चीजें ये बताई है कि सबसे पहला कि हम लोग अब लुक बैक इन एंगर को लेके बात कर रहे हैं। एक कब आता है? 1956 में आता है। कितने एक्ट में? थ्री एक्ट में है। पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन,
अब उसके बाद जो चीजें आती है जिसको हम फोर्थ पॉइंट कहते हैं, वह आपका क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि इसमें दो क्लास की, उस समय का जो वर्किंग क्लास है और जो अपर क्लास है, उसकी लाइफ को दिखाया गया है। वर्किंग क्लास और किसको दिखाया गया है? पांचवा, अपर क्लास को। और किसके माध्यम से दिखाया गया? उसमें दिखाया गया कि जो वर्किंग क्लास है वो किस तरह से उसको, जो वर्किंग क्लास का मतलब आप कह सकते हैं कि जो लोअर क्लास के पीपल है, जो बहुत परिश्रम करके कुछ एजुकेशन प्राप्त किए हैं लेकिन अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, नौकरियां उनको नहीं मिली हुई है, तमाम उनके सामने दुश्वारियां और प्रॉब्लम्स है, उसको लेकर के बात की गई। तो एक वर्किंग क्लास को, और साथ ही साथ उस वर्किंग क्लास में एक कैरेक्टर है जिसका नाम जिमी पॉर्टर है। उस जिमी पॉर्टर की शादी एलिजन से हो जाती है, तो उसकी एक समस्या है कि एलिजन से वह कैसे एडजस्ट करता है, उन सब चीजों को लेकर के दिखाया गया। तो वर्किंग क्लास है, अपर क्लास है, उसकी लाइफ को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। अब उसको कैसे दिखाया गया? जो दिखाया गया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि पूरे प्ले की जो सेटिंग है, सेटिंग अ सिंगल रूम फ्लैट में होती है। अ सिंगल रूम फ्लैट, इंग्लिश मिडलैंड। ये पूर्णतः ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा है, और इस ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा में आप देखेंगे कि खुद जॉन ऑसबर्न की लाइफ को वहां कैसे दिखाया गया है। तो उसका जो सेटिंग है, सेटिंग कहाँ पर है? सेटिंग एक सिंगल रूफ फ्लैट है, और इंग्लिश मिडलैंड्स में वहां पे उसको लेकर के बात की जाती है। यहाँ पे तीन चार कैरेक्टर हैं जो बहुत स्मार्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला जिस कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं, कैरेक्टर CHARACTERS, जिमी पॉर्टर। अ यंग मैरिड अनएम्प्लॉयड LOYD अनएम्प्लॉयड लोअर मिडिल, सॉरी लोअर लोअर मिडिल, लोअर क्लास, नॉट मिडिल, लोअर क्लास हीरो। मैंने शब्द क्या लिखा है इसे आप ध्यान में रखिएगा कि कैरेक्टर्स में जिमी पॉर्टर नाम का एक कैरेक्टर है, और जो जिमी पॉर्टर कैरेक्टर है, इस जिमी पॉर्टर को आप क्या देखते हैं? अ यंग मैरिड, यंग है, मैरिड भी है, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड भी है, लोअर क्लास हीरो है। मैं हीरो इसलिए बात कर रहा हूँ, आप उसे एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, प्रोटेगोनिस्ट भी कह सकते हैं। हीरो इन द सेंस की वैसा हीरो नहीं जिसमें हीरोइज्म था, लीडिंग कैरेक्टर है, लोअर क्लास से, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन हाईली एजुकेटेड, HIGHLY, हाईली एडुकेटेड, और एक दुकान चलाता है, एक आप कह सकते हैं कि उस पे रहता है, हाईली एडुकेटेड है। इस आदमी की जो शादी है वह किससे होती है? यू विल कम टू नो थर्ड पॉइंट, इसकी शादी एलिजन से हो जाती है। ALISON, एलिजन इज हिज वाइफ, शी इज अ शी इज अ लेडी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वह एरिस्टोक्रेटिक क्लास की लेडी है। तो ये एक पॉइंट आता है, एलिजन से होती, किससे होती? एलिजन से होती, और एलिजन जो है क्या है? अ लेडी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट
तो हमें किसके बारे में बातचीत पता चली, एक तो एलिजन के बारे में पता चली, एलिजन वाइफ है, किसकी वाइफ है, अ, जॉन, जिमी पॉर्टर की, और जिमी उसमें कहीं ना पॉटर। कहीं हाँ जॉन ऑसबर्न का भी लाइफ उसमें नजर आता है, और वो जो है उसकी वाइफ है। दूसरा चीज जो है एक जो और चीज आएगा कि उनके जो दोस्त हैं, खास करके किसके दोस्त हैं, जिमी पॉर्टर के, जिमी पॉर्टर के दोस्त है क्लिफ लिविस, CLIFF, क्लिफ लिविस इज अ फ्रेंड ऑफ जिमी पॉर्टर। तो एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसमें कौन है, क्लिफ लिविस है। क्लिफ लिविस, एलिजन और जिमी पॉर्टर ये तीनों साथ में रहते हैं। इसी समय एक और कैरेक्टर अगर मैं नाम लिखना चाहूँ, हेलेना, हेलेना, हेलेना जो है वो एलिजान फ्रेंड है, हेलेना इज एलिजॉन फ्रेंड, एलिजान की दोस्त है जो कुछ समय तक आकर के वहां रहती है या रहना चाहती है, हेलिजा, हेलेना। इसके अलावा आप देखेंगे कि आ, जो एलिजन है, एलिजन के फादर भी एक कैरेक्टर के रूप में है, और लेकिन वो उतना बहुत ज्यादा ऐसा कोई बहुत रोल नहीं, जो कर्नल है उस पोस्ट पे रहे हैं, तो उस तरह से उतना बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कोई उनका रोल नहीं रहा है। पूरा का पूरा चीज जो है इन्हीं चार कैरेक्टर, हेलेना, और आपका एलिजान, एलिजान के अलावा जैसा मैंने बताया कि जिमी पॉटर और उनके जो दोस्त हैं, यही सारी चीजें जो है कुल मिला करके घूमती रहती है। बट एक मैं छठा पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कर्नल रेडफर्न इज एलिजान फादर, कर्नल, COLONEL, कर्नल रेडफर्न, FERN, रेडफर्न इज एलिजान फादर। एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप देखेंगे कि अब इसमें स्टोरी क्या चलती है या कुछ किस तरह से सिचुएशन आपके सामने आता है, सबसे पहला चीज जो है कि पूरे के पूरे ड्रामा में एक बात बताई गई है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्पेशली जो लोअर क्लास का आदमी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उसकी लाइफ में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। और उसका एक एग्जाम्पल कौन है, उसका एक एग्जाम्पल जिमी पॉर्टर है। जिमी पॉर्टर की शादी एक बड़े घराने की लड़की से हो जाती है, और जब वह शादी कर लेता है तो जिमी पॉर्टर हमेशा प्रिजुडिस्ड होता है। और किस चीज से प्रिजुडिस्ड है, इस चीज को लेके प्रिजुडिस्ड है कि जो एलिजन उसकी वाइफ है वह बड़े घर की बेटी है, और उसको ये नहीं पता कि दुख क्या चीज होती है, संघर्ष क्या चीज होता है, गरीबी क्या चीज होती है, कैसे आदमी जो लोअर क्लास का है उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है जीने के लिए। तो ये आप समझिए कि ये केवल ऐसा नहीं कि जिमी पॉर्टर की प्रॉब्लम है, जिमी पॉर्टर ने इस मुद्दों को उठा करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उस समय के समाज में चाहे जिमी पॉर्टर रहे हो या जिमी पॉर्टर के अलावा उस वर्ग से आने वाले हर आदमी की ये समस्या रही है। दूसरी समस्या क्या रही, दूसरी समस्या ये रही है कि जैसे पहले था कि अगर आप एजुकेटेड है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप रोजगार में चले आएंगे। लेकिन वर्ल्ड वार में इतनी तबाही हो गई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद हो गया है कि वेल क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट जो वह स्टूडेंट है, उसको जो है रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। वह एक छोटी सी दुकान अपना चलाता है किसी तरह से, लेकिन वहां से इतना पैसा नहीं आता है कि वह उस लाइफ को या अपने परिवार का खर्चा सही से चला सके। तो यह एक दूसरी समस्या है जो हमें ध्यान में रखना है। पहली समस्या क्या है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस,
और उस पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस में दो तरह के सोसाइटी में, समाज में रहने वाले दो तरह के क्लास को दिखाया गया है। एक क्लास जो है एरिस्टोक्रेटिक है, और उस एरिस्टोक्रेटिक क्लास को जो है एलिजन, जो एक फीमेल कैरेक्टर है, उसके माध्यम से, जो बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने से बिलोंग करती है, लेकिन वो डाउन टू अर्थ है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है, जिमी पॉर्टर जो मेन कैरेक्टर है, उसके माध्यम से दिखाया गया कि जिमी पॉर्टर लोअर क्लास से आता है, लेकिन वेल एजुकेटेड है, काफी प्रॉब्लम्स उसने फेस किया है, एजुकेशन के बावजूद भी रोजगार नहीं है। और रोजगार ना होना या केवल जिमी पॉटर की समस्या नहीं है, उस समय के जितने लोग थे जो उस क्लास से आ रहे थे, जो कि वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, दोज हु गॉट बीए डिग्री फ्रॉम रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, इवन दे डिड नॉट गेट जॉब, उनको जॉब नहीं मिली। अब समस्या ये है कि अगर उनको जॉब नहीं मिली, अगर वो जो है नहीं हुए, तो जिंदगी कैसे चलेगी, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने बताया, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा कि तीन लोग एक साथ रहते हैं, तीन लोग जो एक साथ रह रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो तीन लोग कौन कौन से हैं। एलिसन, जिमी पॉर्टर, हस्बैंड वाइफ। एक जो है जिमी पॉर्टर, आप कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास से है, एलिजन बड़े घराने से उनकी वाइफ है। ये दोनों लोगों की शादी तो हो गई है, लेकिन ये शादी उनके माँ बाप के बगैर इजाजत के हुई है। एलिजन के फादर या पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि एलिजन जो है जिमी पॉटर से शादी करे, लेकिन एलिजन ने सारी चीजों को किनारे रखते हुए मैरिज की। और जब उसने मैरिज किया, तो वह जो है क्या कहती, किसी तरह से इनके साथ एडजस्ट करती है, लेकिन उस एडजस्टमेंट में वह बहुत कुछ नहीं कर सकती जैसा ये चाहते, क्योंकि इनका जो सोच है जिमी पॉर्टर का, वह अलग ढंग का है, वह थोड़ा सा स्नॉबिश है। और जो बड़े घराने के लोग हैं, उनके लिए, उनके दिमाग में ये है कि उनको ये नहीं पता कि संघर्ष क्या चीज होता है, सफरिंग क्या चीज होती है, या प्रॉब्लम्स में कैसे आदमी एक स्ट्रगल करके आता है। तो वो एक उसको हमेशा लगता है कि मेरी वाइफ तो बड़े घराने की है, ये मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सक पाएगी या नहीं कर पा रही है, या उसको ये नहीं पता कि समस्याएं क्या होती। तमाम तरह के निगेटिव ख्याल या निगेटिविटी यू फाइंड इन द माइंड ऑफ जिमी पॉर्टर। और होता क्या है कि वो तीनों लोग, एक और उनके साथ हैं जो उनके दोस्त हैं वहां पे, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि क्लिफ लीविस जो है, जो जिमी पार्टर के दोस्त है, ये भी उन्हीं के साथ रह रहे हैं। तो तीसरा जो लोग रह रहे हैं, उनका क्या नाम है, क्लिफ लीविस, एक फ्लैट में रह रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, तीनों लोग चाय पी रहे हैं, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसी चाय पीते पीते में एक चीजें दिखाया जाता है कि अ, एलिसन कपड़ा प्रेस कर रही है, और कपड़े को क्रैम्प कर रही है, और आयरनिंग भी हो सकता है उसको, सारी चीजें, या सुखाने का भी काम करती है वो। और जिमी पॉर्टर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और वो न्यूज़पेपर को लेकर के, जो उसमें न्यूज़ है उसको लेके वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। और कुछ कहा सुनी होती है, या कुछ जो है चीजों को, किसके बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और उस कहा सुनी में आप देखेंगे कि क्लिफ लिविस दोनों को शांत करता है। क्लिफ लिविस चूंकि उनका दोस्त है, और कहता है कि आप लोग ना लड़े, ये गलत चीज है। और उस लोग झोंक में आप देखेंगे कि एलिसन गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, उस आयरन रॉड को, या वो जो जहाँ पे एक वो कपड़े को क्रैम्प किया जाता है, सुखाया जाता है, उस पे वो गिर जाती है, और उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो जिमी पॉर्टर को थोड़ा सा लगता है कि हाँ उसने गलत किया, उसको लोग मतलब इस तरह से जो है नहीं करना चाहिए था। वह एलिसन से माफी मांगता है, अपनी बात को करता है, समझता है। ये सब चीजें होती है। खैर, एक तकरार दिखाई गई, लेकिन इस तकरार में आपको एक पता चलता है कि आखिर क्या रीजन, तकरार का रीजन क्या। तो यू विल कम टू नो, एबनॉर्मेलिटी आपको नजर आएगी। एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे नजर आएगी, यू फाइंड एबनॉर्मेलिटी इन द नेचर ऑफ। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहूंगा, यू फाइंड एबनॉर्मेलिटी। यू फाइंड एबनॉर्मेलिटी इन द नेचर ऑफ
एबनॉर्मेलिटी इन द नेचर ऑफ जीवी पार्टनर। मैंने पहले बता दिया ना कि वो जो है हमेशा यही सोचता रहता है कि एलिजन बड़े घराने की है, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाएगी, या बड़े घराने के लोग ऐसे होते हैं। तो जब प्रिजुडिस होगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। प्रिजुडिस अगर आपने देखा कि एक एक समय था जब एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में भी प्रिजुडिस थी, और वो उनकी दोनों की नहीं बन पाई थी। प्राइड एंड प्रिजुडिस जो नावल था उसमें मैंने अगर आप पढ़े होंगे, पढ़ाते भी हैं आप लोग, तो उसमें भी आप देखेंगे इस तरह की भावनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो एक प्रिजुडिस है, आप इसको एबनॉर्मेलिटी कह सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, लोअर क्लास से आना और उसके बाद बड़े घर की बेटी से शादी हो जाना, तो एक एडजस्ट नहीं होता। तो यह इंडिकेट करता है कि उस समय की जो लाइफ थी वो कितना कॉम्प्लेक्स थी, कैसे जो है जिमी पॉर्टर एलिजन के साथ एडजस्ट करते हैं। क्लिफ लीविस भी उनके साथ है। पूरे नॉवेल, पूरे ड्रामा में बहुत सारे आप कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, एलियनेशन है, एंगर है, एब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। इसमें जो है आप देखेंगे एक लेडी है हेलेना। तभी बातों बातों में क्लिफ लिविस आते हैं और कहते हैं कि जो हेलेना, जो एलिजन की दोस्त है, वो जो है आकर के रहेगी। कहाँ पर रहेगी? वो भी इस घर में यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहती है। जब ये बात जिमी पॉटर सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो हेलेना को लाइक नहीं करते, खासकर उसका जो बिहेवियर है उस हिसाब से उसको लाइक नहीं करते। वो बहुत और एंग्री मतलब हो जाते हैं और बहुत सारा उल्टा पुल्टा कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि उस फ्लैट में दो लोग रह जाते हैं, एक तो जो है क्लिफ लेविस है और दूसरा एलिसन। एलिसन जो है, क्लिफ लेविस एलिसन को समझते हैं कि आपको अपने हस्बैंड को समझना चाहिए और आपका हस्बैंड आपको चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि उनको आपसे प्यार नहीं है। तो इस तरह की बातें समझाते हैं। एक अच्छे दोस्त होने के नाते वो उनमें अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करते हैं। इसी समय एलिसन उनसे कुछ चीजें शेयर करती है, और वो कौन सी चीज शेयर करती है? वो ये शेयर करती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो अपने हस्बैंड से नहीं बताती, लेकिन उससे बताती। कारण है कि यहाँ पे दिखाया गया कि 1950 के बाद जो जिंदगी है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही है। जो नई जनरेशन 1950 की थी, वे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाकर के मैरिज करती है। पेरेंट्स अगर उसको लाइक नहीं करते तो वे उससे अलग रह करके जिंदगी व्यतीत करते हैं, जिसमें जिमी पॉर्टर, एलिसन है और उनके साथ उनके दोस्त भी हैं। और वो जो दोस्त है इतने करीबी है कि उन वो लगता है जैसे फैमिली मेंबर है। एक तरह से ऐसा रहा है। तो एलिसन जो है ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताती कि शी इज प्रेग्नेंट, बट शी टेल्स टू होम, शी टेल्स टू क्लिफ लेविस। और वो कहती कहती है कि जो है ये चीज है, लेकिन अभी मैंने ये चीज शेयर नहीं किया जिमी पॉर्टर से। कारण है कि वह और नाराज हो जाएगा कि एक तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी, और शायद वो नहीं चाहता कि मैं इस चीज को कंसीव करूं, इसीलिए मैंने उससे छुपाया है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि दोनों जो है एक दूसरे को लव करना शुरू कर देते हैं, मतलब दे किस ईच अदर। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा awkward लग सकता है कि इन द absence ऑफ हर हस्बैंड या इन द absence ऑफ हस्बैंड, वह उसका दोस्त जो क्लिफ लिविस है वो जो है एलिजन को किस करता है या लव करता है। दिस थिंग्स यू फाइंड, यह एक प्रॉब्लम हो सकती है, अनडाउटली यह एक प्रॉब्लम है। लेकिन उस समय की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में होने वाली तब्दीली को दिखाया गया है। और इसमें यह दिखाया गया कि ये जो किसिंग है ये कैरेक्टर की लेके नहीं बात करते कि वे कैरेक्टर लेता है। और इससे इससे जो है किसको फर्क नहीं पड़ता, इससे जो है जिमी पॉर्टर को भी नहीं फर्क पड़ता कि मेरी वाइफ जो है मेरे दोस्त को किस की है, या इस तरह की। उस समय की वहां के बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए कल्चर को लेकर के जो डिफरेंसेस है उसको बात की गई है। तो जो मैंने बात किया था एलिसन को लेकर के, जिमी पॉर्टर को लेकर के, क्लिफ लिविस को लेकर के, और मैंने बताया कि एक एबनॉर्मेलिटी नजर आती है, इस पर हमने बात किया था। और वो एबनॉर्मेलिटी जिमी पॉर्टर के नेचर को दिखाता है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा जिमी पॉर्टर में और एलिसन में तकरार बढ़ी हुई है। और उसी समय एलिसन के दोस्त हेलेना का आना होता है।
हेलेना के आने से ये तकरार और बढ़ जाती है, और इतना ज्यादा दोनों में फ्रस्ट्रेशन जिमी पॉर्टर और एलिसन में होता है कि जिमी पॉर्टर और एलिसन ऐसा लगता है दोनों एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते हैं। और एलिसन कहती है, अपने फादर को फोन करती है, कर्नल को, कि आप मुझे लेके आ, यहाँ से ले चलिए। उसके फादर आते हैं, लेकिन उसके फादर बहुत काइंड हार्टेड है, और वे पैचिंग में विश्वास करते हैं, मतलब जोड़ने में, तोड़ने में नहीं। फिर भी जो है एलिसन अपने फादर के साथ चली जाती है, लेकिन ये चीज देखने को मिलता है कि एलिसन और जिमी पार्टर को अलग करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हेलेना का ही रहा है। जिस तरह से हेलेना का बिहेवियर है, जैसा उसका अपना सोच है, और वह जिस हिसाब से कहती है कि तुमने ऐसे आदमी से कैसे शादी कर ली, कैसे तुम इसके साथ एडजस्ट करती हो, तमाम तरह के क्वेश्चन, तमाम चीजें होती है। तो वो जो है वहां से क्या करती है कि थोड़ी बात हम देखेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि एलिजन छोड़ करके चली जाती है। किसको छोड़ करके चली जाती है? अपने हस्बैंड जिमी पॉर्टर को, हेलेना को, और साथ ही साथ आपका क्लिफ लिविस। और एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जो आदमी, आप देखेंगे कि जो जिमी पॉर्टर हेलेना को लाइक नहीं करता, वह उसी के साथ जो है इंगेज रहता है। एक पैशनेट रिलेशनशिप दोनों में देखने को मिलता है, किसिंग एंड अदर थिंग्स वी फाइंड। तो यह एक दूसरे ढंग की लाइफ, जहाँ पे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में जिसे वे लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, उन्हीं के साथ वे कैसे फिर अपने आप को स्टैंड करते हैं, तमाम चीजें होती है। और लगता है कि एलिसन की जगह किसने ले लिया है? हेलेना ने ले लिया। और यहाँ पे क्लिफ लिविस को ये चीज अच्छी नहीं लगती, वह भी छोड़ करके ऐसा लगता है जाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले ही एक लेटर एलिसन ने दिया हुआ था, और क्लिफ लेविस से कहा था कि ये लेटर जो है मेरे हस्बैंड को दे दीजिएगा, जिसमें उसने बताया था कि वो जो है कैसे उसके बच्चे की मतलब माँ बनने वाली उसका जिक्र उसने किया था। वो सारी चीजें होती है। तो जैसे जैसे ड्रामा बढ़ता है, तो इसमें एक मैकेनिकल लाइफ दिखाई दी है, एक फिजिकल नीड दिखाई दी है, लेकिन जो एक आत्मीयता होती है, जो एक इमोशन होता है, फीलिंग्स होती है, जज्बात होता है, वो किसी रिश्ते में नजर नहीं आता। एक और चीज नजर आता है कि क्लिफ लिविस जल्दी से छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो जहां जाता है एडजस्ट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि वो अगर कहीं पे रह सकता है तो जिमी पॉर्टर के साथ रह सकता है, दोनों बोसम फ्रेंड है, दोनों एक साथ ही रहना चाहते हैं। फिर वो वहां से वापस चला आता है। तो लाइफ में ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि लोगों का आपस में एडजस्टिंग नहीं है। लोग किसी के साथ रुकना नहीं चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहते। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोस्त के बीच में, कोई दूसरा गेस्ट आ गया उसके बीच में फ्रस्ट्रेशन है, एलियनेशन है। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि पूरा का पूरा सिचुएशन खुद जो है जॉन ऑस्बर्न की लाइफ को लेकर के है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि कैसे एक फिजिकल रिलेशनशिप बनता है हेलेना के बीच में और जिमी पॉर्टर के बीच में। उसके बाद आप ये देखेंगे कि एलिसन दरवाजे पर वापस आती है, अपने फादर के यहाँ से वह वापस आती है। और जब एलिसन वापस आती है तब उसको लगता है कि उसके हस्बैंड में कितना चेंजेस आ गया है। और वह इस चीज को भी मानती है कि मेरे रिश्तों में जो दरार आई हुई है वो हेलेना की वजह से आई हुई है। लेकिन वह हेलेना को दोष नहीं देती है। वो कहती है कि तुमने जो कुछ किया ठीक है, अपनी जगह मैं इस चीज को दोष तुम्हें नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से मेरे रिश्ते टूटे। फिर उसके बाद हेलेना कहती है कि अब जो है मेरा जाने का समय आ चुका है। हेलेना वहां से चली जाती है। और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ड्रामा के एंड में एलिजन और जिमी पार्टर दोनों एक हो जाते हैं। वे स्क्वायरल और बियर का गेम खेलते हैं, और जो दोनों में दरार थी उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये केवल एक कोशिश है, और वो कोशिश कहीं पर भी प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलता है। ऐसे ही जो क्लिफ लिविस है उनकी भी अपनी लाइफ है, उनके साथ रहते हैं या चीजें हैं। लेकिन कुल मिला करके जो आपसी रिश्ते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रूप में रहे हो, चाहे वह दोस्त के रूप में रहे हो, या किसी गेस्ट के आने पर, या जो है फादर या पेरेंट्स की बात ना मान करके शादी करना, बड़े घराने की लड़की का छोटे घराने के लड़के के साथ ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, एजुकेशन की समस्या, फ्रस्ट्रेशन, एलियनेशन, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे दिखाया गया। और ये ड्रामा जिस कैटेगरी में आता है उसको किचन सिंक का ड्रामा कहा जाता है। किचन सिंक ड्रामा की एक खासियत होती है, और वह एक छोटे से फ्लैट में उसकी सेटिंग होती है, वहीं पर वो सारी चीजें एक ही जगह पर घटित होती है। ड्रामा 3 एक्ट में है, सारी चीजें एक ही जगह घटित हुई है, लिमिटेड कैरेक्टर्स है। जो प्रॉब्लम्स है वह क्या है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ को लेकर के बात की गई। तो यही तक रहा है, कोई ऐसा नहीं है। बाकी मैंने नोट्स आपको भेज दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इस स्टोरी को अगर आप एक बार और देख लेंगे या उसको समरी को पढ़ लेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो जाएगा। एक तो उसमें एक सेक्शन है किचन सिंक नामा, वो आप जरूर देखिएगा। दूसरा सेक्शन है कि उसकी थीम क्या है या प्रॉब्लम क्या है। और तीसरा सेक्शन है कि कैसे जो है यह ड्रामा हस्बैंड की लाइफ और उनकी वाइफ को लेकर के बुना गया। तो यही तक की मुझे बात करनी थी। कल हम लोग के एक नए ड्रामा को लेकर के